हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 के प्रॉब्लम्स। और ये साइंस की बुक है, क्योंकि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, ठीक है, इस तरह के किसी भी, या ओलंपियाड की या स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मैथ्स और साइंस है। तो मैथ्स और साइंस, चूँकि ये बताया जाता है कि भाई आपका एनसीईआरटी लेवल होगा, ठीक है। तो साइंस में, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, अगर आपने वो बुक पढ़ ली होगी तो उसके लिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बुक सॉल्व करना। इसके एमसीक्यूज़ हम सारे के सारे चैप्टर्स के सॉल्व करेंगे, और आप भी पूरी वीडियो देखिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। अगर नहीं आते हैं कुछ भी क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन हैं और 10 में से आपको 4 भी नहीं आते ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी चैप्टर और ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देखते हैं इस बुक की खासियत क्या है, कि भाई ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ये बुक बनी है। और इसके अगर आप सारे चैप्टर्स देखोगे ना, तो सारे के सारे चैप्टर जितने आपके एनसीईआरटी बुक में हैं वो सारे चैप्टर दिए गए हैं। देखो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फूड, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबंशन एंड फ्लेम, कन्वर्जन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कंजर्वेशन, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स रीचिंग इन द एज ऑफ एडोलसेंस, force, fraction, sound, chemical effect of electric current, some natural phenomena, light, stars and solar system, pollution of air and water। तो मतलब सारे के सारे देखो आपके इसमें 18 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो सारे के हम एमसीक्यूज इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर आपने ये वीडियो चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जाकर के ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और नहीं कर रहे हैं तो आपके क्लास 8 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हो। पहला क्वेश्चन सभी लोग इसका आंसर देते चलिएगा अगर आपको पता होगा। दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट इसेंशियल टू ग्रो मेज। यानी मेज के, यानी मक्के के ग्रो के लिए, ठीक है, इसमें से कौन सी कंडीशन इम्पोर्टेंट नहीं है या ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका हाई टेम्परेचर, बी है लो टेम्परेचर, सी है ह्यूमिडिटी, या फिर डी है रेनफॉल। आप बताओ। देखो, सभी लोग आंसर देना शुरू कर दो। यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बाबू मेज के लिए ना हाई टेम्परेचर भी ज़रूरी है, क्योंकि ये गर्मियों में होता है। ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बरसात जब आने वाली होती है तो देखते हो नेचर एकदम कहते हैं ना कि आज उमस बहुत है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो ह्यूमिडिटी वाला, और रेनफॉल भी ज़रूरी है। तो यानी इसमें इसेंशियल क्या नहीं है, तो आपका लो टेम्परेचर जो है वो इसेंशियल नहीं है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मेज़ के ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हाई टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं। और अगर एक चीज़ देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है और आपने नहीं पढ़ा है, तो आप एक चीज़ देख लो कि लो टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी और रेनफॉल नहीं होता। कब होता है? हाई टेम्परेचर में। लो टेम्परेचर में रेनफॉल होता है ठंडियों में बहुत ही कम, ठीक है। तो उसमें ठंडियों की फसल तो है नहीं, ये गर्मी की फसल है। तो इसका मतलब यहाँ पर हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल इंपॉर्टेंट इसेंशियल है इसके लिए, और लो टेम्परेचर इसके लिए इसेंशियल नहीं है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, प्रोपेगेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन यूजिंग। देखो, जिंजर का कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो बड़ा होता है। प्रोपेगेशन ऑफ जिंजर बताना है। ऑप्शन ए है सीड, ऑप्शन बी स्टेम, सी रूट, या फिर डी लीफ। अब देखो, एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जिंजर के सीड तो नहीं होते, ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। रूट जो होता है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन, लीफ भी नहीं होता, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है रूट में और स्टेम में। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो कि आप एक नोट बना लो और उस नोट्स में लिख लो कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम रूट्स खाते हैं,
कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम स्टेम खाते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम सीड खाते हैं, और कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके हम लीव्स खाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो अभी से ही प्रिपेयर कर लो। फिलहाल अभी हम देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ जिंजर जो होता है वो होता है स्टेम में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आप क्या करते हैं, जिंजर का स्टेम यूज करते हैं। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। देखो दो तरह के मैन्योर होते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, एक होता है फर्टिलाइज़र। पढ़े हो, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकली प्रिपेयर होते हैं, मतलब वो केमिकली बनाए जाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं वो उनके बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया गया है इट इनहैंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ऑप्शन बी दिया गया, अच्छा पहला ये दिया गया है कि इसके अंदर जो पहला दिया है इट एनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो ये मिट्टी की पानी को होल्ड करने की या पानी को रोकने की इसमें पावर होती है, ये कह सकते हैं। ऑप्शन बी इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट, इसमें सभी मतलब सभी प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। या ऑप्शन डी इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। आप बताओ भाई, आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है कि भैया इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो एक चीज़ इसमें तो ये क्लियर हो रहा है कि देखो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये इन्हेंस करता है, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है और सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है। तो ये तो तीनों सही हैं। तो इसका मतलब इसका जो बी ऑप्शन होगा क्या होगा, इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट, तो ये गलत है। सभी प्लांट्स के लिए ये बैलेंस न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, तो यानी यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट नहीं है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन तो सही है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर बी जो होगा, यह ऑप्शन आंसर तो सही है लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्लियर हो गई बात। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे कि ये जल्दी जल्दी में ये नहीं देखते कि क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू पूछ रहा है या ट्रू पूछ रहा है, और उनको जैसे ही पहला ऑप्शन दिखता है वो सही है बस वो टिक कर देते हैं। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा पहले ये देखिएगा कि ट्रू पूछ रहा है या फॉल्स पूछ रहा है, वो आंसर आपको देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम कफ, यानी भूसी से अनाज को ग्रेन्स को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सीविंग, ऑप्शन बी थ्रेसिंग, ऑप्शन सी विनोइंग या ऑप्शन डी हैंड पिकिंग। चलो अब सभी लोगों को पता होगा कि भाई देखो भूसी को हम कैसे अलग करते हैं, उसमें से एक मेथड हमारा क्या है, विनोइंग का, यानी कि हम बीन के अलग करते हैं। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये भी एक टर्म है कि यहाँ इससे हम काफ से ग्रेन को या ग्रेन से काफ को हम अलग करते हैं। ठीक है, यानी अनाज से भूसी को अलग करते हैं। तो यानी हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, मतलब जो स्टेटमेंट दिया पहले तो इसको पढ़ो और फिर उसके हिसाब से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो पढ़ते हैं पहला दिया गया सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन, है ना, कि सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। शायद ये सही है, आपके हिसाब से क्या सही ही लग रहा है। चलो आगे देखते हैं दूसरा, जो आपको ऑप्शन सही लगेगा फिर बताइएगा। ऑप्शन 2 दिया गया है, मतलब इसका सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि प्लांट्स कैन अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मोस्टली इन डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, ये कह रहा है प्लांट्स जो हैं वो अपने न्यूट्रिएंट जो हैं वो ज़्यादातर डिजॉल्व फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं। नहीं, ये बात नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इरिगेशन, अब देखो नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्लांट्स कैन अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मोस्टली इन डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल, जब भी ये सिंचाई होती है ना, ये सही है, जब सिंचाई होती है ना तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनके जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं और वो प्लांट जो होते हैं उन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये भी सही है, नहीं बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं, इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ
फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, ये कह रहा है कि सिंचाई जो है फसलों को बचाता है किससे, फ्रोस्ट से और हॉट एयर करंट से। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं सही है। इरिगेशन इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, नहीं, इरिगेशन नहीं, हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, कौन सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है भाई, ऑर्गेनिक मैन्योर करते हैं, यानी हमारा यहाँ फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। तो यहाँ पर चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट विच इंडिकेट द नीड ऑफ इरिगेट क्रॉप्स। चलो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें हमारा, कौन से स्टेटमेंट सही है। तो अभी तक हमको पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही दिखा, तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। तो ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हुई बात? हाँ ना, थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर रहा था मैं, पढ़ने में गलती कर रहा था, जबकि प्लांट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सेकंड वाला और पहला वाला ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कोई फार्मर जो होता है वीड्स को रिमूव करने के लिए किस टूल का यूज करता है, ठीक है, किस टूल का यूज करता है। ऑप्शन ए है हो, बी है प्लो, सी एक्स या फिर डी कल्टीवेटर। आप बताओ भाई किसका यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा, अब आपको तो आंसर पता ही होगा कौन सा करेक्ट होगा। तो यानी हमारा यहाँ पर ए हो जो होगा ये करेक्ट है। हो का यूज किया जाता है किसमें, वीड्स को फील्ड से रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि प्लो का यूज़ क्यों करते हैं, प्लो का यूज़ तो खेतों की जुताई के लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स। इसमें से कौन सा फर्टिलाइजर्स के लिए सही नहीं है, ये स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कौन सा फर्टिलाइजर्स के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए, दे इंक्रीजेस द यील्ड, क्या करते हैं, ये यील्ड को इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है कि दियर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, यानी ये इनका ज़्यादा यूज जो होता है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। दे आर जनरली यूज इन स्मॉल क्वांटिटी, इनका यूज स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए, ज़्यादा यूज नहीं होना चाहिए। या ऑप्शन डी, दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, मतलब ये एनवायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं। आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है यह बताना है। तो देखो सबसे पहले ये यील्ड को इंक्रीज़ करते हैं, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद ये इनका ज़्यादा यूज करने पर ये सॉइल के न्यूट्रिएंट को डिस्टर्ब करते हैं, ये भी सही है। और ये क्या करते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी में यूज करने चाहिए, ये भी सही है। लेकिन ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, वो तो क्या होते हैं, वो मैन्योर्स होते हैं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है यही स्टेटमेंट हमारा इसके लिए फर्टिलाइजर्स के लिए फॉल्स है। बताओ क्लियर हुआ? हम चारों ऑप्शन को इसलिए पढ़ रहे हैं ना, चारों ऑप्शन को समझते हुए, ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर मान लो थोड़े बहुत ऑप्शन चेंज भी हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। चलो अगला देखते हैं। अगला 8 क्या दिया गया, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑफ क्रॉप प्लांट। क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, किसके, वीड्स के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से इसमें सही हैं। दे इंटरफेरेट इन हार्वेस्टिंग, सबसे पहला दिया है इंटरफेरेट इन हार्वेस्टिंग, मतलब ये कटाई में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये तो सही है। दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दी, ठीक है, ये प्लांट्स को ग्रो करने, प्लांट्स हेल्दी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। भैया वीड्स तो नुकसान करते हैं ना। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स का काम ये होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारी क्रॉप के सेक्टर, जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हीं को वीड्स कहते हैं। वीड्स का नुकसान ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट प्लांट हमारी क्रॉप को मिलने चाहिए वो वीड्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो नुकसान है इसका। तो यानी ये सेकंड ऑप्शन तो किसी भी कंडीशन से ये सही नहीं लग रहा है। अगला दिया गया है, दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। यहाँ पर देखो ये कह रहा है दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। ये ऐसा भी कुछ होता है क्या? यहाँ पर क्या कह रहा है कि हार्मफुल इफेक्ट बताना ना, तो इसका मतलब ये थर्ड वाला जो है ये तो सही है कि ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को, जो भी क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको वाटर, न्यूट्रिएंट और स्पेस और लाइट की कमी कर देते हैं। तो ये तो सही है भाई। एक चीज़ देखे होगे ना कि अगर
इरिगेशन होगा, सिंचाई होगा, तो वीट भी अब्जॉर्ब करेगा। न्यूट्रिएंट्स जो भी यूज करने होते हैं क्रॉप को, वो वीड्स यूज कर लेता है। स्पेस ज़्यादा कवर कर लेता है, जितना हमारी क्रॉप प्लांट्स को स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए उतना स्पेस ये नहीं देता। प्लस अगर ये प्लांट से बड़े हो जाते हैं क्रॉप प्लांट से, तो उनको सफिशिएंट लाइट भी नहीं पहुंचने देता। तो इसका मतलब ये वीट के बारे में तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। फोर्थ देखते हैं, दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, मतलब उनको प्रभावित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ऑप्शन देखें तो हमने क्या देखा, पहला हमारा सही था, तीसरा सही था और चौथा, यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमारे लिए ये हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या करते हैं। ये इंटरप्रेट इन हार्वेस्टिंग, फिर दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, और दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। याद हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लो क्या दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। अब ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आप सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा। ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, मतलब मिट्टी को लूज करना और यानी ढीला करना, उन्हें पलटना क्या कहलाता है। तो हिंदी मीडियम के हिसाब से पोला करना। ऑप्शन ए देखो, इरिगेशन मैन्योरिंग, उन्हें क्या कहते हैं, इरिगेशन मैन्योरिंग। सी टिलिंग एंड प्लोइंग, बी है डिगिंग एंड विनोइंग, सी है टिलिंग एंड प्लोइंग, और डी है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो हमको पता है कि भैया इरिगेशन सिंचाई को कहते हैं, इसका मिट्टी के ढीले करने से कोई मतलब नहीं। डिगिंग खुदाई को कहते हैं, विनोइंग बीनने को कहते हैं, यानी फसलों से भूसी को अलग करने को कहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, तो स्टोरेज अगर यहाँ ध्यान दो तो स्टोरेज का मतलब इकट्ठा करना होता है, यानी उनका रख रखाव होता है। तो यहाँ से हम ऑप्शन देखें तो हमारा सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बताओ ये बात समझ में आ गई। तो टिलिंग एंड प्लोइंग जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ये सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया। आगे देखते हैं। द मॉनसून सीजन इन आवर कंट्री इज ड्यूरिंग द मंथ, हमको ये बताना है कि मॉनसून जो होता है वो हमारी कंट्री में किस मंथ में आता है। ऑप्शन ए अप्रैल टू दिसंबर, अरे बहुत लंबा टाइम हो गया अप्रैल टू दिसंबर का। सी नवंबर टू मार्च, मार्च में तो ठंडी होती है, नवंबर दिसंबर ठंडी में तो मानसून आता नहीं। जून टू सितंबर, ये हो सकता है भाई जून में तो हमारा मानसून आ जाता है और सितंबर तक चलता है, ठीक है। जनवरी टू में ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि जनवरी में ठंडियाँ होती हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा बताओ भाई। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मुझसे भी गलत हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा कि मानसून जो होता है वो भारत में जून टू सितंबर होता है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर इन वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। अच्छा एक चीज़ ये देखोगे, आपने इरिगेशन के बारे में पढ़ा होगा। इरिगेशन जो होता है वो अगर मान लेते हैं कोई प्लांट है, ठीक है, ऐसा प्लांट होता है, ठीक है, यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पर एक प्लांट है, और यहाँ से एक पाइप निकाल दी जाती है, यहाँ पर ड्रिप बूंद बूंद करके टपकती, यहाँ पर टपकती, यहाँ पर, यानी इनकी डायरेक्ट रूट्स को पानी मिलता है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं। ए पुली सिस्टम, या बी ड्रिप सिस्टम, सी स्प्रिंकलर सिस्टम, या फिर डी लीवर सिस्टम। अब बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये जो आंसर है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये इसका आंसर तो आपको पता ही लग गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, लेकिन कब, एक दिन के बाद, अगले दिन फिर से इस वीडियो को देखिएगा। कल हम लोग फिर से नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर भी जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही काम का है, सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या किसी भी, ठीक है, हॉस्टल स्कूल की या स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना जो दूसरा चैनल है SG कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर हम लोग जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे हम लोग आगे की चीज़ें अपनी धीरे धीरे करके और भी अपनी स्टडी को और हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे करके चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ ये देखो, वेरी शॉर्ट आंसर दिया गया है इसमें, ये दिया गया है कि पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स एंड गिव रीजन फॉर इट। मतलब आपको रीजन तो नहीं देना है, लेकिन आप देखिएगा कि इसमें से कौन सा अलग है। ए प्लो,
पहला प्लो, फिर सीड ड्रिल, फिर हो, फिर चेन पंप, फिर सिकल। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो नाम दिए गए इसमें से बताना है इसमें से कौन सा अलग है, मतलब ऑड पहचानना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो आपके पास 2 क्वेश्चन जो हैं वो होमवर्क के हैं। ठीक है, लो पेंसिल भी टूट गई। चलो फिर अब यहाँ पर हम लोग अपना इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।